नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के दुमका में अंकिता का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा में उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंकिता 5 दिन से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, लेकिन 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई। वहीं दुमका में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 अगस्त को पेट्रोल छिड़ककर अंकिता पर शाहरुख ने आग लगाई थी। उसे जान से मारने की कोशिश की थी। दोस्ती की बात मानने से अंकिता ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद शाहरुख ने गुस्से में आकर अंकिता पर पेट्रोल डाल दिया और उसे आग लगा दी। इसके बाद वो गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 दिन तक वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही और 28 अगस्त को आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। वहीं अंकिता की मौत के बाद झारखंड में प्रदर्शन शुरू हो गया। दुमका में तनाव की स्थिति बन गई है, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। दुकान बाजार सब बंद हो गए हैं। रांची के रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता ने अपनी पूरी आपबीती पुलिस को बताई। इस वारदात के सामने आने के बाद दुमका समेत पूरे झारखंड में बवाल शुरू हो जाता है। बीजेपी, बजरंग दल, करणी सेना समेत कई संगठन जगह जगह प्रदर्शन करने लगते हैं और हत्यारों को जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस मामले पर एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी का आरोप है कि जिस दिन हेमंत सोरेन पिकनिक मना रहे थे, उसी रात अंकिता की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरी बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। दुमका में सन के शाहरुख ने अंकिता की जान ले ली। सरफरे आशिक ने पेट्रोल डालकर अंकिता को आग लगा दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 5 दिन तक अस्पताल में इलाज के दौरान वो जूझती रही और 5 दिन बाद 28 अगस्त को अंकिता ने दम तोड़ दिया। वहीं अंकिता की मौत के बाद हालांकि पुलिस ने शाहरुख को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अंकिता की मौत के बाद दुमका में बवाल शुरू हो गया है। रविवार सुबह से ही झारखंड में बवाल देखने को मिल रहा है। 23 अगस्त को आरोपी शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगाई थी। दोस्ती की बात मानने से अंकिता ने इनकार कर दिया था, जिससे शाहरुख नाराज हो गया था और उसने गुस्से में आकर अंकिता पर पेट्रोल डाल दिया और उसे आग लगा दी। वहीं पुलिस को दिए अपने बयान में अंकिता ने यह भी बताया है कि शाहरुख ने इससे पहले उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, जब उसने दोस्ती के लिए इनकार किया था। दोस्ती के लिए शाहरुख अंकिता पर कई दिनों से दबाव बना रहा था। वहीं हिंदू संगठनों का हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हेमंत सरकार के खिलाफ हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपी हत्यारे शाहरुख को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जिसके साथ घटी है, जिस परिवार के लोग हैं वो तो पीड़ित हैं, उनके मन में जो कष्ट हो रहा है, उसके साथ साथ पूरा समाज आक्रोशित होता है इस तरह की घटना से। इसलिए राज्य प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए फास्ट ट्रैक में इसके ट्रायल किए जाए, इसके सारे चीज़ों को जांच पड़ताल करके जो भी करना है चार्जशीट करके इसको तुरंत ये सुनिश्चित करना चाहिए। जो है ये क्रूरता घटना से पूरा दुमका और झारखंड सहित बहुत ही मर्माहत है और जिस तरह से घटना घटी है इससे हम लोग सभी दुखी हैं और साथ ही साथ कहेंगे कि जो भी व्यक्ति इस तरह की घटना किया है उसको बहुत जल्दी फांसी का सजा मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का मांग है। और हम कहेंगे कि प्रशासन से भी झुलस जाने के बाद संघर्ष करती रही, लेकिन शासक वर्ग का ध्यान उस पर नहीं गया। उसके ऊपर एक यौन संबंध बनाने का प्रेशर डाला था शाहरुख ने। जब उसने मना किया तो उसने पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी और उसके बाद वो 6 दिनों तक रिम्स में अपने जीवन और मौत से संघर्ष करती रही, जो मुख्यमंत्री के घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। मुख्यमंत्री अपने विधायकों और सांसदों के साथ पिकनिक मनाने 100 किलोमीटर की यात्रा करके आ जाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, लेकिन इस बेटी की सुध लेने सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं जाता। और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले और ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के वर्तमान परिस्थिति जैसे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पारिवारिक सब चीज़ें बहुत
देश में समाज की विषय पर चर्चा करना चाहिए कि आज जिस तरीके की घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं करके सभी लोग इलाज डॉक्टर को करना है, राजनीति नेताओं को करना है। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, सरकार ने कोई देखभाल नहीं की, उनको कम से कम खुद से तो एक बार देखना चाहिए था। मैं जानता हूं कि सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि वो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं। हमें हमारी पूरी संजीदगी है और हमने उस अपराधी को अभियुक्त को गिरफ्तार करा लिया है और ये 5 दिनों तक रिम्स में भी इलाज चला है। ये नियति कहिए या दुखद घटना कहिए कि हमारी बेटियां हमारे बीच नहीं रही। तो झारखंड की बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। अब देखना होगा पुलिस और प्रशासन कब तक उससे न्याय दिलवा पाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना छजलेट के दुल्हेपुर गांव में 2 संप्रदायों के बीच पूर्व में हुए फैसले को तोड़कर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई। इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एसपी देहात संदीप कुमार ने मीणा ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले पर शिकायतकर्ता का कहना है कि गांव में कोई मंदिर नहीं है, लिहाजा हम लोग पास के ही गांव में पूजा करने और जल चढ़ाने जाते हैं। यहाँ हम कोई नई परंपरा शुरू नहीं करना चाहते हैं। हमने जब नमाज के लिए मना किया तो लोग नहीं माने, फिर थाने में शिकायत दर्ज करा गई। तो मुरादाबाद से ये खबर है, घर पर सामूहिक नमाज पढ़ी गई है, जिसके बाद 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी देहात ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। तो मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर सवाल उठाए गए थे। गांव के लोगों ने आरोप लगाया था कि गांव में कोई मंदिर नहीं है, इसलिए वो दूसरे गांव में पूजा पाठ के लिए जाते हैं। वहीं एसपी देहात ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने 26 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। मामले में जांच चल रही है, आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। जो है नवाज को लेकर, एक सामूहिक नवाज को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है जी। और जो मोमन लोग हैं वो नमाज पढ़ते हैं और नई परंपरा कर रहे हैं परंपरा डाल रहे हैं जी। इसमें जो है हमने प्रशासन से भी आग्रह किया है और जी जी। प्रार्थना पत्र दे चुके हैं हम भी। इसमें उनके कहने से भी वो नहीं रुक रहे हैं और हमारी प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि इसमें हमारी जो मदद की जाए और जो है। वहीं सामूहिक नमाज के बाद दर्ज हुए मुकदमों पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वहां पर कुछ आपराधिक छवि के लोग हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मामले में उन्होंने जिला प्रशासन से बात की है और निवेदन किया है कि उस गांव में सहमति से मंदिर और मस्जिद बनाई जाए, जिससे कि दोनों पक्ष के लोग अपनी इबादत कर सके। वहीं ओवैसी द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने पर एसटी हसन ने कहा है कि उनके किसी भी बयान के विषय में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की साजिश रच रहे हैं, वो ये जान लें कि ये देश किसी की जागीर नहीं है। सामूहिक नमाज के वीडियो वायरल होने के बाद जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उस पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आपराधिक छवि के कुछ लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। गांव में दोनों पक्षों की सहमति से मंदिर और मस्जिद बनाई जाए ताकि लोग इबादत कर सकें। ये देश किसी की जागीर नहीं है। सामूहिक नमाज पर डॉक्टर एसटी हसन का बयान सामने आया है। जी हाँ, मेरे संज्ञान में अभी सुबह कुछ लोग आए थे और मेरी बात अधिकारियों से भी हुई है, एसओ से भी हुई है। मुझे पता ही चला है कि इस गांव के अंदर 50 साल से एक जगह पे नमाज होती थी। जो ज़िम्मेदार थे उस गांव के पहले, उनका वहाँ पे डेरा था, वहीं पे नमाज हुआ करती थी और जुमे की नमाज पढ़ते थे। कोई माइक या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता था। उस पे कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ और उन लोगों ने इस बात को कहा कि ये नई परंपरा है या इस तरह की बातें करी, लेकिन मेरी इंक्वायरी के मुताबिक ये नई परंपरा नहीं थी। वहीं यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने अलीगढ़ के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के जनक डॉक्टर हैनीमैन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष और एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह और बरौली विधायक ठाकुर जयवीर सिंह के साथ बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। तो अलीगढ़ में हैनीमैन की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
सारी दुनिया हनीमैन सर के नाम से जानती है। आज उन्हीं की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण आज यहाँ हुआ इस परिसर में, जो कि इस विधा के वो जनक है। दुनिया उन्हीं को आदर्श मानती, उन्हीं को पूछती है कि उन्हीं के विधा है। आज दुनिया के सैकड़ों देशों में आज होम्योपैथ को मानने वाले लोग हैं, भारत भी उसमें अग्रणी है। तो ऐसे में आज अलीगढ़ में इस मेडिकल कॉलेज, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज के परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला, इसीलिए आज इस शहर में। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी ने याचिका दायर की थी। शूटिंग के हथियारों की आड़ में अवैध कारतूस हथियार रखने का कोर्ट ने संज्ञान लेकर याचिका खारिज कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की गई है। कारतूस हथियार रखने का संज्ञान लेकर कोर्ट ने ये याचिका खारिज की है। लखनऊ हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी ने याचिका दायर की थी, जिसको आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में सुनवाई की। मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को 4 महीने में सुनवाई पूरी करने और फैसला लेने का आदेश दिया है। तो मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 4 महीने में मामले में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। मनीष यादव ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दायर की थी कोर्ट में। मथुरा जिला कोर्ट में बीते 1 साल से मामले की सुनवाई हो रही थी। बता दें, मथुरा जिला कोर्ट में बीते 1 साल से मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में 1 साल पहले अर्जी दाखिल की गई थी। ये अर्जी भगवान कृष्ण विराजमान के बाद मित्र मनीष यादव ने दाखिल की है। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने की मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 4 महीने के अंदर पूरे मामले में सुनवाई को पूरा किया जाए। इसके अलावा शाही ईदगाह मस्जिद में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण कराने के भी आदेश दिए गए हैं। मथुरा जिला कोर्ट को 4 महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया गया है। मनीष यादव ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर जिला कोर्ट ने सुनवाई की है। मथुरा जिला कोर्ट में बीते 1 साल से मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। वहीं ग्रेटर नोएडा के डीएम ऑफिस में आबकारी अधिकारी ने एक बुजुर्ग महिला फरियादी की फरियाद जमीन पर बैठकर सुनी। साथ ही आबकारी अधिकारी ने बुजुर्ग महिला को इस दौरान खाना भी खिलाया और जल्द ही उसकी समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया है। तो ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं, जहां आबकारी अधिकारी ने एक बुजुर्ग महिला की फरियाद सुनी। इस दौरान उन्हें आबकारी विभाग के अधिकारी ने खाना भी खिलाया, साथ ही आश्वासन दिया कि वो महिला की जो समस्या है वो जल्द उसको पूरा कराएंगे। तो ग्रेटर नोएडा में आबकारी अधिकारी ने एक बुजुर्ग महिला की फरियाद सुनी है और आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। इस दौरान अधिकारी ने बुजुर्ग महिला को खाना भी खिलाया है। वहीं अमरोहा में पुलिस ने अमरोहा के एक होटल में छापा मारा है। मौके से 2 युवतियों को इस दौरान पुलिस ने दबोचा है। युवक युवतियों के लिए बताया जा रहा है कि ये होटल अयाशियों का अड्डा बन चुका था। एक दिन पहले ही स्पा सेंटर में भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। अमरोहा देहात पुलिस ने इस होटल में छापेमारी की है। तो अमरोहा के एक होटल में पुलिस ने छापेमारी की है। मौके से 2 युवतियों को दबोचा है, उनसे पूछताछ की जा रही है।
इससे पहले स्पा सेंटर में भी पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी। बता दें, युवक और युवतियों के लिए ये होटल अय्याशी का अड्डा बनता जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने इस होटल पर छापा मारा और मौके से 2 युवतियों को धर दबोचा। अमरोहा के एक होटल की ये तस्वीरें हैं, जहां से पुलिस ने 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लोगों के लिए अय्याशी का अड्डा ये होटल बनता जा रहा था, जिसके आधार पर पुलिस ने इस होटल में छापेमारी की और मौके से 2 युवतियों को बरामद किया। तो आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न हुए। पंचायत चुनाव में 75 में से 67 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना। 826 विकास खंडों में 650 से अधिक ब्लॉक प्रमुख का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख के रूप में चयनित भी हुए। अधिकांश ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ग्राम प्रधान बनकर के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश को ODF प्लस ही नहीं ODF प्लस प्लस की ओर अग्रसर करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने किया। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ये महत्व जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपनी संगठनात्मक क्षमता के बल पर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ में लेकर के मजबूत संगठनात्मक क्षमता के बल पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर विजयी प्राप्त करके एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं प्रदेश के नवनियुक्त संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी के भाई। उन्होंने प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में एक लंबे समय तक कार्य किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में के संगठन मंत्री के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रांतों में कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में झारखंड जैसे प्रदेश में भी उनके पास एक लंबा अनुभव है। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के संगठन महामंत्री का उत्तरदायित्व दिया है। आज वे सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संगठनात्मक रूप से हम अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों और आदर्शों का अनुपालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने के साथ ही हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मिशन के साथ जुड़े इस लक्ष्य को लेकर के अपने मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाएं समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ते हुए आज यहां पर उनका मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आज इस सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन पर वे स्वयं भी हैं, मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम अपने निवर्तमान अध्यक्ष को स्वतंत्र नहीं होने देंगे। तीन वर्ष और लगभग 1.5 माह की, क्यों 3 वर्ष 1.5 माह, 3 वर्ष 3 महीने
3 वर्ष 3 माह उन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन को नेतृत्व दिया और मैं देखता था, मैं कभी कभी उनको टोकता भी था कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप रात बिरात मत चला करिए। अभी बैठक संपन्न हुई, कहीं भी पता लगा चित्रकूट में हुई और रात में ही फिर गाड़ी में बैठ करके चल देते थे अगले दिन किसी अन्य जगह कार्य करने के लिए। कार्यकर्ता के बीच में घुल मिल लेते थे, बातचीत करते थे, उनकी संवेदनाओं को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखते थे और फिर उसका निवारण भी अपने स्तर पर निकाल करके हर कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा करते हुए सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय करने का काम उन्होंने किया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। 2022 का विधानसभा का चुनाव, इससे पहले प्रदेश में पंचायत के चुनाव, स्थानीय प्राधिकारी में पहली बार आपने देखा होगा 36 विधान परिषद के चुनाव हुए थे, 36 में से 33 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधान परिषद का सदस्य चुनाव जीत करके आता है। और यही नहीं, चमत्कार तो तब दुनिया को देखने को मिला जब आजमगढ़ और रामपुर में भी चुनाव जीत करके लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीत करके चले गए। आज वे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, साथ साथ प्रदेश संगठन की दायित्वों को भी कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। विगत 6 महीने से दोनों कार्यों में कर रहे थे और उनके द्वारा लगातार इस बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद, और इस सिद्धांत का पालन करते हुए मैं अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहता हूं। मैं भी बहुत बार कहता था जब तक केंद्रीय नेतृत्व नहीं कहता तब तक आपको अपने दायित्व पर ही बना रहना होगा, और जब केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ उसका अनुपालन करते हुए उन्होंने विगत 3 वर्ष 3 माह तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन को जो जीवंतता दी वह अत्यंत अभिनंदनीय है, वह स्वागत योग्य है। प्रदेश सरकार में पहले परिवहन मंत्री के रूप में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया था और परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए मैं देखता था एक एक चीज को, नई नई चीजों को ढूंढ करके लाते थे अलग अलग जगह से, कि कभी उत्तराखंड के साथ, कभी मध्य प्रदेश के साथ, कभी राजस्थान के साथ, कभी जम्मू और कश्मीर के साथ, कभी हिमाचल प्रदेश के साथ MOU करते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज वहां पर जाए और वहां से बसेज से माध्यम से फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के का प्रचार प्रसार करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में कुंभ के दौरान 5000 बसेज उन्होंने अपने अतिरिक्त बेड़े में एकत्र करवाई। और आपने देखा होगा उस समय मैं भी बोलता था भी इतनी बसेज खरीद रहे हैं लेकिन इससे क्या हमें लाभ होगा, लेकिन कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि जब हमें उत्तर प्रदेश के छात्रों को दूसरे राज्यों से वापस लाना था, इन्हीं बसेज को मैं भेजता था, जाकर के अपने बच्चों को वापस लेकर के आता था। प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को वापस लाने में इन्हीं बसेज का हम मदद करते थे। आज वे अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से यहां से तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त होकर के प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में अपना कार्य करेंगे और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर के माननीय भूपेंद्र जी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में, स्वतंत्र देव जी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ही हमेशा जाने जाते रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चाहे लखनऊ की सड़कों पर कार्यकर्ताओं पर लाठी बजवाने से लेकर के अनेक तमाम कार्यक्रम करवाने का कार्य अक्सर होता था। विपक्ष की सरकारें होती थी और लाठी नहीं चटक रही तो स्वतंत्र देव जी जरूर चटकवा देते थे, लेकिन आज वह अपने प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होकर के भूपेंद्र जी को मजबूत बनाने में संगठन में अपना योगदान देंगे। प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान है वह अत्यंत सराहनीय योगदान है। अब वह एक बड़े मिशन के साथ चल रहे हैं कि हमें अगले कुछ वर्षों के अंदर हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है और हर खेत में पानी उपलब्ध कराना है, और इस बड़े कार्यक्रम का उत्तरदायित्व इस समय निभा रहे हैं। मैं इस अवसर पर उन्हें भी
एक अच्छी पारी के लिए हृदय से बधाई देता हूं और प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो मेहनत और जो परिश्रम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने की, उसका परिणाम है कि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहली बार दूसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाने में सफल हुई। लगभग 37 वर्षों के बाद कोई सरकार रिपीट की है। आज भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने, नए संगठन महामंत्री मिलने और नई टीम के साथ हम मजबूती के साथ 2024 के मिशन को लेकर के कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से माननीय भूपेंद्र जी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार और संगठन मिलकर के प्रदेश की जनाकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को मजबूती के साथ लागू करते हुए हम उत्तर प्रदेश को पूरी तरह भाजपा में बनाने और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में सफल होंगे। आप सभी कार्यकर्ता, मैं देख रहा था 12 बजे से पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच करके प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आप सभी वहां खड़े रहे। उमस की परवाह के बगैर पूरे रास्ते भर जगह जगह जो स्वागत किया है, वह इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मूल्यों, अपने आदर्शों और अपने मिशन के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करता है। आज स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम इस बात का सबूत है। मैं एक बार फिर से आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।